अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर जो है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड पीएलसी सब्जेक्ट का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में डीसी मोटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें इनसे पता चलता है कि किस ड्राइव के लिए कौन सा मोटर सूटेबल है, तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ही बता सकते हैं। तो इस वजह से हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो इंडक्शन मोटर्स हैं वो, जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादातर यही मोटर यूज़ होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी, और जो रेजिडेंशियल अप्लाइंसेस हैं उनमें भी ज़्यादातर इंडक्शन मोटर यूज़ होता है। कहीं पे थ्री फेज़ यूज़ होता है तो कहीं पे सिंगल फेज़ यूज़ होता है। तो इसके यूज़ होने की कुछ वजूहात हैं। उनमें से पहला ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल होता है, जिसकी वजह से इसकी जो मेंटेनेंस है और जो रिपेयर है या वो इजी भी होती हैं और कॉस्टली भी नहीं होती। दूसरा जो इसकी एडवांटेज है वो ये है कि रग्ड इन कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं और कम्यूटेटर भी इनमें नहीं होता। जो तीसरा इसका मेन रीज़न है वो है रिलायबल इन सर्विसेज। जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है उसमें ये रिलायबल होते हैं। इन तीन वजूहात के अलावा हमारे पास लो इनिशियल कॉस्ट, सिंपल मेंटेनेंस, इजी ऑपरेशन एंड सिंपल कंट्रोल गियर फॉर स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, ये वजूहात भी हैं जिनकी वजह से मोस्टली इंडक्शन मोटर यूज़ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है पर फेज़ वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें इन वैल्यूज़ का नहीं पता जो इक्विवेलेंट वैल्यूज़ हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझ सकते। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए मोटर की सिलेक्शन में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट को समझ लें। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट को अगर हम देखें तो ये एक पर फेज़ इक्विवेलेंट सर्किट गिवन है, या कह लें कि ये एक सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जो V है ये सप्लाइड वोल्टेज है पर फेज़, ये फेज़ है हमारे पास, ये न्यूट्रल है। I1 जो है वो स्टेटर करंट है। I0 हमारे पास इसका जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच होता है उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो हमारे पास क्या है, I0 है। ये जो X0 और R0 है ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के इम्पीडेंस बनाता है जो कि स्टेटर साइड पे होती है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह होता है। तो जिस तरह ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग ब्रांच होती है और लीकेज रिएक्टेंस वगैरह होते हैं, इसी तरह इस सर्किट में भी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच भी है और ये R1 और X1 ये लीकेज इम्पीडेंस बनाते हैं। ये जो X2 है ये रोटर साइड का जो है, जो जिस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो इंडक्शन मोटर में स्टेटर एज प्राइमरी एक्ट करता है और रोटर जो है वो एज सेकेंडरी एक्ट करता है। तो ये हमारे पास रोटर की लीकेज रिएक्टेंस है और ये हमारे पास रोटर की रेजिस्टेंस है। तो ये रिफ़र टू स्टेटर साइड है, या जिस तरह हम कहते हैं रिफ़र टू प्राइमरी साइड इन ट्रांसफार्मर, इसी तरह ये रिफ़र टू स्टेटर साइड है। तो ये जो टर्न्स रेशो है उसके साथ ये मल्टीप्लाई डिवाइड होके रेफ़र होता है। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो हमारे पास जो रोटर करंट है जिसको रेफ़र किया गया है स्टेटर साइड पे, वो हमारे पास I2 प्राइम है और ये I2 प्राइम हमारे पास इस इक्विवेलेंट सर्किट के मुताबिक आता है V डिवाइडेड बाय
R1 प्लस R2 प्राइम डिवाइडेड बाय S होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 प्राइम होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसकी वैल्यू आती है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास उस कंडीशन में है जब ये स्टिल कंडीशन में हो और S यानी स्लिप जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो। यहाँ पे ये जो S है ये टर्न्स रेशो को डिनोट करता है, इसको स्लिप से कंफ्यूज ना करें। तो ये S इज़ इक्वल टू 1 के लिए है। अब अगर हमारे पास मोटर रनिंग कंडीशन में हो तो कुछ ना कुछ स्लिप की वैल्यू होती है जिसको हम S से डिनोट करते हैं। तो फिर हमारे पास जो EMF E2 इंड्यूस EMF जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है और उसके साथ स्लिप मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह R2 जो है वो भी वो चूँकि स्लिप पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसके साथ स्लिप मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और ये जो रिएक्टेंस है ये स्लिप डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है, तो ये इसके साथ भी स्लिप मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके फिर हमारे पास स्लिप की मौजूदगी में ये बन जाता है। I2 जो है वो हमारे पास होता है SE2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। अब हम आते हैं जो टॉर्क है इंडक्शन मोटर का उसके इक्वेशन की तरफ। तो हमारे पास टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है E2 मतलब जो इंड्यूस्ड EMF है, रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर की वो या स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर के साथ इंटरेक्ट करके इसमें E2 जो है वो रोटर में इंड्यूस होता है। दूसरा जो टर्म है वो हमारे पास I2 है, इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। और I2 हमारे पास क्या है, जो रोटर करंट है। और पावर फैक्टर ऑफ द मोटर कॉज ऑफ I2, तो इन तीनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इस इक्वेशन में हम I2 जो पिछले स्लाइड में हमने वैल्यू निकाली थी और कॉज ऑफ I2 पावर फैक्टर की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह बन जाता है। ये E2 आ गया, ये I2 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गई कॉज ऑफ I2 की वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड होके इस तरह आ जाती है। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म कर दें और इक्वलिटी में इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास कांस्टेंट के आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो टॉर्क इक्वेशन है ये हमारे पास आ गया। अब के हमारे पास क्या है, उस इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास प्रूवन है 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई n to ns। तो अगर हम k की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है। तो अगर हमने स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी हो तो उसमें हमने क्या करना होगा, s की वैल्यू जो स्लिप है उसको 1 पुट करके इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ये k की वैल्यू की जगह हमने k लगा दिया, s की वैल्यू हर जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो आ जाती है। ये x2 और r2 है। तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर है वो उसकी इक्वेशन हमने बना ली। अब आते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क की तरफ। तो हमारे पास जो टॉर्क डेवलप होता है अंडर रनिंग कंडीशन किसी भी इंडक्शन मोटर में, तो वो डिपेंड करता है स्लिप पे। तो इस वजह से हम जब मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो टॉर्क का इक्वेशन है उसको स्लिप के रिस्पेक्ट से डिराइवेट करते हैं और फिर
उसमें उस इक्वेशन को जो डेरिवेशन के बाद आती है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम एस की वैल्यू निकालेंगे कि स्लिप की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम आएगा। तो अब ये वाला इक्वेशन हमने निकाला था, इस इक्वेशन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू स्लिप डिराइवेट करें तो इसकी डिराइवेशन यहाँ पे गिवन है, क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव जो हमने लगाया है। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आती है, फिर सिंप्लीफाई होके ये बन जाती है, और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू तो हमारे पास जो स्लिप की वैल्यू आती है फॉर मैक्सिमम टॉर्क उसको हमने एस एम से डिनोट किया है, तो वो आती है R2 डिवाइडेड बाय X2, मतलब R2 और X2 की एक रेशो होगी जिसके लिए हमारे पास स्लिप मैक्सिमम आता है। तो इससे जो भी रेशो निकलती है वो स्लिप की वैल्यू होगी और उस स्लिप के लिए हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब जो मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप की वैल्यू आई है जिसको हमने एस एम से डिनोट किया है, तो अगर हम टॉर्क के इक्वेशन में स्लिप की जगह एस एम की वैल्यू लगा दें जो कि हमारे पास है R2 डिवाइडेड बाय X2, तो हमारे पास जो टॉर्क मैक्सिमम है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ जाएगी, और ये सिंप्लीफाइड होके हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, T मैक्सिमम, ये TM या T मैक्स, तो ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन हमने अचीव कर ली। अब मैक्सिमम और स्टार्टिंग टॉर्क के अलावा हमारे पास एक और टॉर्क भी होता है जो हमारे पास फुल लोड टॉर्क कहलाता है, और इन सारों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ स्लिप का होता है कि स्लिप की वैल्यू हर टॉर्क के लिए अलग-अलग है। अब स्टार्टिंग टॉर्क में जो हम वैल्यू लगाते हैं स्लिप s की लगाते हैं वो हमारे पास s इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके लिए हमने s इज इक्वल टू 1 पुट करके इक्वेशन निकाल ली। इसी तरह फुल लोड स्लिप हमारे पास जो है SF होता है, तो जो टॉर्क की इक्वेशन है उसमें हम SF लगा देंगे तो हमारे पास फुल लोड टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू है वो अगर हम टॉर्क की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। तो इन सारे टॉर्क्स के आपस में कुछ रेशोज़ होती हैं जो हमारे पास मोटर की परफॉर्मेंस एस्टिमेट करने में बहुत काम आती है। उन रेशो को हम 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो वो हमारे पास है, पहला जो है वो रेशो ऑफ फुल लोड टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क, ये रेशो है फुल लोड टू मैक्सिमम टॉर्क की। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फुल लोड जो टॉर्क है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आती है। तो यहाँ पे ये फुल लोड टॉर्क की इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन आ गई, जिसको हमने पिछले स्लाइड में देखा था। इन दोनों में डिफरेंस अगर आप लोग देखें तो सिर्फ स्लिप का है। यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो स्लिप की वैल्यू है, जो कंडीशन है वो लगाएंगे, यहाँ पे SF मतलब जो फुल लोड स्लिप है उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो अगर इन दोनों का हम रेशो निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे T मैक्स के इक्वेशन से। तो ये अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवीज़न वाली टर्म आ गई। फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ स्लिप्स सिर्फ एक इक्वेशन आती है जिसमें सिर्फ SF और SM है जो कि फुल लोड स्लिप है और मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस रेशो के लिए जो कि फुल लोड और मैक्सिमम टॉर्क के दरमियान रेशो हमें रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी रेशो है वो है स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क की। स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली थी पिछले स्लाइड में, मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन भी हमने निकाल ली थी। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेशो बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क को हमारे पास ये आती है 2SM डिवाइडेड बाय SM स्क्वायर प्लस 1।
अब हम आते हैं टॉर्क स्पीड और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो ये वाली कर्व जो है हमारे पास, ये क्या है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो है ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स गिवन है। इसमें अगर आप लोग देखें तो लो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो टॉर्क और स्पीड के दरमियान कर्व बन रही है वो ये बन रही है कि एक पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट तक हमारे पास इसकी वैल्यू जो है, टॉर्क की वैल्यू स्पीड की वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ती है। फिर इस पॉइंट से ऑनवर्ड हमारे पास जो है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसकी जो टॉर्क की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये हमारे पास तीन कर्व्स गिवन हैं, एक लो रेजिस्टेंस के लिए है, एक मीडियम रेजिस्टेंस के लिए और एक लार्ज रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टर को अगर हम कांस्टेंट रख लें, कोई भी इनमें से एक रख ले, तो हमारे पास ये वाले कर्व्स में से एक कर्व हमें अचीव होगी। ये वाली जो कर्व है ये हमारे पास स्लिप वर्सेस टॉर्क है या टॉर्क वर्सेस स्लिप है। इसमें अगर आप लोग देखें तो लो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो है ये ऊपर वाली कर्व बन रही है। इस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्पीड वाले के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इस पे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास टॉर्क की लार्ज रेजिस्टेंस के साथ आ रही थी। इसमें लार्ज रेजिस्टेंस के साथ हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डिवीज़न में भी है और उसका स्क्वायर है। अगर हम इक्वेशन को देखें तो अगर एक मीडियम वाले रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो स्लिप के बढ़ने के साथ हमारे पास टॉर्क बढ़ता है अप टू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पे जो स्लिप की वैल्यू है हमारे पास, लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है कोई 0.7 के करीब, तो ये हमारे पास क्या आ गया, SM आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो रहा है। तो ये इस वैल्यू को हम इस एस मैक्स या SM कहते हैं, जिस पर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड और इस पॉइंट से पहले हमारे पास टॉर्क की वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी। जैसे जैसे फिर हम मज़ीद स्लिप बढ़ाते हैं या स्लिप बढ़ता जाता है तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो हमारे पास टॉर्क की जो ज़्यादातर डिपेंडेंसी है वो हमारे पास स्लिप पर है। स्लिप की वैल्यू बढ़ाने से हमारे पास टॉर्क जो है वो बढ़ता है और घटता है, और जो मैक्सिमम स्लिप है वो हमारे पास अचीव कब होता है, वो जब R2/X2 की वैल्यू पे।